प्रदेश में कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश के हालात उससे अलग नहीं है। हालांकि इससे पहले भी सज्जन वर्मा तरह तरह का विवादास्पद बयान दे चुके हैं, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ था। मैंने कहा था एक भारत का नागरिक अपनी सरकार को यदि सच्चा नागरिक है तो चेता सकता है, चेतावनी दे सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश की हालत उससे अलग नहीं। वो करोड़ों करोड़ नौजवान आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, जिसे भाषणों में ठगा गया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी। वहीं बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस पर हमले का मामला सामने आया है। बीते रोज दक्षिण कोलकाता के सर्दन एवेन्यू में बाइक सवार एक बदमाश ने बंगाली एक्ट्रेस पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर खुद पूरे मामले की जानकारी दी। लाइव के दौरान एक्ट्रेस काफी डरी और सहमी हुई दिखाई दी। उन्होंने लाइव के दौरान बार बार ये कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बीजेपी ने भी एक्ट्रेस का वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार को घेरा है और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। I was driving, আমাকে এসে নক করে, আমি একটু কাঁচ নামাই এবং আমাকে বলে যে দরজা খুলতে সাদার্ন এভিনিউতে। ওকে, আমি বলি যে দরজা আমি খুলবো না। আমি অবভিয়াসলি আমার একটা মহিলা হিসেবে আমার একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, আমাকে হি ক্যান মলেস্ট মি। তারপরে সাদার্ন এভিনিউতে, ইউ সি সাদার্ন এভিনিউতে এসে ঘুষি মেরে আমার গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং আমি এখান থেকে উঠতে পারছি না। পুলিশ এসেছে, পুলিশরা আমাকে এখান থেকে রেস্কিউ করবে, বিকজ আমার পুরো সব জায়গায় কাঁচ হয়ে রয়েছে। আমি এখান থেকে বেরোতে আমার কলকাতা শহরে এটা মেয়েদের সিকিউরিটি। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच वारदात वाली रात की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आरजीकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की है। इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता दिखाई दे रहा। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था। तो 9 अगस्त 2024 की एक तस्वीर है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मर्डर और रेप का आरोपी संजय रॉय है और संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में घुसते हुए की ये तस्वीर है। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। और आखिर सीबीआई को इन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स पर क्या शक है, क्यों इन चारों डॉक्टरों के बयान सीबीआई के गले नहीं उतर रहे, आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोलकाता कांड में कितने किरदार, क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई, 4 ट्रेनी डॉक्टरों पर सीबीआई को क्यों है शक। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इसमें 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर आरका और सौमित्र, 1 हाउस स्टाफ गुलाम और 1 इंटर्न शुभदीप शामिल है। सीबीआई ने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला किया है क्योंकि 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट सेमिनार रूम में पाए गए हैं। हाउस स्टाफ को सीसीटीवी में इमरजेंसी से 3री मंजिल पर जाते हुए देखा गया और चौथा इंटर्न जो 3री मंजिल पर था, उसने पीड़िता से बातचीत की थी। सीबीआई को कुछ और मेडिकल रिपोर्ट्स मिले हैं, इसलिए सीबीआई उनके बयानों को कंफर्म करना चाहती है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाना चाहती है कि क्या इन 4 लोगों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या ये किसी और साजिश में शामिल तो नहीं है। अब आपको वारदात वाली रात का पूरा सीक्वेंस दिखाते हैं।
सूत्रों के मुताबिक पीड़िता और फर्स्ट ईयर के 2 छात्रों ने रात 12 बजे डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, वहाँ रात 2 बजे तक रुके। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते हैं। उस रात पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट चल रहा था जो 2 बजे खत्म हुआ। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर आरका और सौमित्र स्लीप रूम में चले गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में ही आराम करने लगी। सूत्रों के मुताबिक हाउस स्टाफ गुलाम ने रात 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि शुभदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। बड़ी बात है कि तीनों कमरे यानी सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास ही मौजूद हैं। हालांकि सीबीआई को इन चारों के बयानों में विरोधाभास लग रहा है, इसीलिए सीबीआई अब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है, जिससे ये सच सामने आ सके कि आखिर वारदात वाली रात अस्पताल में कौन कहाँ था और वहाँ क्या हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कारोबारी बबलू खान को ईडी ने समन्स जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने रांची दफ्तर में बबलू खान को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ उनसे एक जमीन घोटाले के मामले में होनी है, जिसको लेकर ईडी ने 2022 में केस दर्ज किया था। सूत्रों के मुताबिक बबलू खान हाल ही में अलकायदा मॉड्यूल के पकड़े गए आतंकी इश्तियाक खान का दोस्त है और इश्तियाक खान के नाम से बबलू खान का एक अस्पताल भी है। ईडी दिल्ली पुलिस द्वारा आतंकियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी देख रही है और ये तय कर रही है कि क्या आतंकी मॉड्यूल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाए। वहीं यूपी के महाराजगंज में परीक्षा के एक दिन पहले एक अभ्यर्थी को नकल की कोशिश करते गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थी जूते में सिम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाकर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, तभी चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक छात्र योगेश हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। तो नकल की कोशिश को नाकाम करती हुई यूपी पुलिस नजर आ रही है। परीक्षा के पहले दिन एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। जनपद महाराजगंज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान द्वितीय शिफ्ट की परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान हरियाणा के एक अभ्यर्थी को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया है। मुख्य गेट पर जब चेकिंग की जा रही थी तो उसके जूते से 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर शिवसेना यूबीटी लगातार सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने यह ऐलान किया था कि महाविकास अघाड़ी आज महाराष्ट्र बंद रखेगा, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस पार्टी बंद से पीछे हट गई है और अब इस मामले में उद्धव ठाकरे का रुख भी नरम पड़ गया है। उद्धव ठाकरे ने भी बंद की अपनी घोषणा को वापस ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज महाराष्ट्र बंद का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य में मुंह पर काली पट्टी बांधकर राज्य की महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल महाराष्ट्र बंद करने के ऐलान को गैर कानूनी बताया था। कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में तो जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कुछ समय देना पड़ेगा, अब तो समय नहीं रहा, इसलिए हमें तो मंजूर नहीं है, लेकिन उसका आदर करते हुए स्वीकारना तो पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा, इसलिए हम बंद नहीं करने वाले। लेकिन मैं खुद और मैं सारी जनता को और सब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है और जो भी नेता है उनको आह्वान कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जिस गांव में होंगे, जिस शहर में होंगे, उसके शहर के और गांव के जो भी मुख्य प्रमुख चौराहे हैं उस पर आकर आप बैठ जाएं। मैं 11 बजे जाऊंगा, 2 घंटे तक तो एक आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और मुंह पे काली पट्टी, हाथ में काला झंडा लेकर हम उसका विरोध करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव और बवाल करने वाले मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की कहानी बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा से मिलती जुलती है। जिस तरह से फिल्म में बाबूजी का किरदार था उसी और उसकी दहशत थी, बताया जा रहा है कि छतरपुर में भी ठीक उसी तरह शहजाद अली और उसके भाइयों का दबदबा था। ये रिपोर्ट देखिए।
बाबूजी था शहजाद अली। छतरपुर में शहजाद चाहता था एक छत्र राज, वर्चस्व के लिए बना रहा था बाबूजी जैसी कोठी। शहजाद अली की सल्तनत जमींदों। पुलिस थाने पर पथराव और बवाल के आरोप में मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की पिछले 5 सालों से बन रही इस आलीशान कोठी को छतरपुर का प्रशासन जमींदोज कर चुका है। साथ ही हवेली में खड़ी 3 लग्जरी कारों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया और इसी के साथ प्रशासन ने उस दबदबे को भी मिट्टी में मिला दिया जिसके दम पर आरोपी शहजाद अली और उसके तीनों भाई दहशत का कारोबार करते थे। बताया गया कि आरोपी शहजाद का किरदार हिंदी फिल्म नरसिम्हा के बाबूजी जैसा था। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। तीसरा भाई फयाज अली प्रॉपर्टी का काम करता है और कई जमीनों पर उसका कब्जा है। दबदबा ऐसा कि कोई दूसरा वहां प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता। जबकि चौथा भाई इम्तियाज पुराने टायर और ऑयल का कारोबार है। प्रशासन ने जिस 3 मंजिल कोठी को ध्वस्त किया, प्रशासन के मुताबिक वो करीब 20,000 वर्ग फीट पर अवैध रूप से बनाई गई थी और उसे बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा में बाबूजी की हवेली की तर्ज पर बनाया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी शहजाद अब तक कोठी बनवाने में करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपये लगा चुका था। इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस कोठी को बाबूजी की कोठी की तरह बनाना चाहता था और इस इमारत के निर्माण का काम पिछले 5 सालों से चल रहा था। दरअसल पुलिस थाने पर पथराव से लेकर बवाल तक का ये पूरा मामला फिल्मी है। छतरपुर के मुस्लिम समाज में किसका वर्चस्व होगा, इसको लेकर पूर्व सदर हाजी शहजाद अली और मौजूदा सदर जावेद अली के बीच जंग थी। मुस्लिम हिमायती बनने के लिए रामगिरी महाराज को आधार बनाया गया। एक गुट कलेक्टर के पास जा रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने पूरी भीड़ को पुलिस थाने की मोड़ दिया। प्लानिंग के तहत ईंट पत्थर लेकर भीड़ पहुंची और फिर उपद्रव की साजिश को अंजाम दिया गया। और इस बीच आरोपी शहजाद अली का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सफाई देता दिखाई दिया और खुद को बवाल से अलग बताया। शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है। तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस का पथराव और बवाल करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने सबक सिखाने के लिए अब तक पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकाला जिसमें पुलिस आरोपियों को कोतवाली से लेकर महल तिराहा तक सड़क पर घुमाया। इस मामले में पुलिस 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी के मुताबिक बवाल करने वालों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। तो इस प्रकार से साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार थे और घटना में वो थे तो उन लोगों के भी लाइसेंस सस्पेंड कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जा रही है और आगे भी ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बवाल के बाद से आरोपी शहजाद अली और उसका भाइयों समेत पूरा परिवार फरार है जिनकी तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है जिसके लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। और चलिए अब बात दिल्ली की। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि कार खिलौने की तरह बहती नजर आई और पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गुजरात के आनंद की तस्वीर है जहाँ पर ताश के पत्तों की तरह कार जो है वो बहती हुई नजर आ रही है और लोग किस तरीके से परेशान है वो भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये पानी का बहाव है जो अपने साथ कार को भी बहा कर ले गया है। तो लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। गुजरात के अमरेली में लगातार हो रही बारिश की वजह से खोडियार बांध लबालब हो गया है जिसकी वजह से बांध के 2 गेटों को खोलकर पानी को छोड़ा गया है और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का बहाव भी तेज हो गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गलधारा मंदिर के पास बने जो झरने हैं वहां पर भी तेज पानी बहने लगा है।
तो ये तस्वीरें हैं अमरेली गुजरात की, जहां पर बारिश के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, बांध के गेट खोलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों में आए बारिश के बाद पानी से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ने वहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। मैदानी इलाकों में भी नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से जमीन के कटाव की समस्या बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 32,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना ने भी टीम को लगाया है। बिहार के नवादा में ककोतल झरने में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार हो रही बारिश से ककोतल के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते ककोतल के झरने ने रौद्र रूप ले लिया। पहाड़ी इलाके में कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया। फिलहाल पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मथुरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। आने जाने के लिए भी लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भारी जलभराव में फंसे लोगों को नगर निगम ने बुलडोजर से जलभराव से पार कराया। यदि जन्माष्टमी पर बरसात हो गई और यही हाल रहा तो चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। बंद हो पाएगा। देखिए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। बरसात होती है तो हम लोग निरंतर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं, और अगर आगे बारिश होती है तो उसमें भी हम सुचारू रूप से आवागमन को सुचारू करने के लिए अपने भरसक प्रयास करेंगे। बलिया में भारी बारिश के बाद हर जगह जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। कोतवाली में पानी भरने से वहां आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से जमीन के कटाव की समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी कोई खतरा नहीं है। अपने अपने इलाकों में प्रशासन की टीमें लगातार नजर आ रही है। कहीं किसी बंधे पर किसी तरह की कोई खतरा नहीं है और सारी तैयारियां हैं। और अभी वर्तमान में पानी बढ़ने से सर्दी के जमीनी कटान में रुकी हुई है, जिस पे हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। पीलीभीत में नदी से कटान हो रहा है। चंदिया हजारा और राहुल नगर के बीच कई एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल नदी में समा गई। बाढ़ और कटान के प्रकोप से बचने के लिए हजारों लोग नदी के किनारे जमा होकर पूजा पाठ करने लगे। बाढ़ के कहर से निजात दिलाने की कामना की। लोगों ने नदी के किनारे विधि विधान से पूजा की। पहाड़ों में भारी बारिश से उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी अब खतरे के निशान के करीब बह रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी में लगातार उफान है। वहीं नदी के उफान पर आने के बाद एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से नदी घाट किनारे न जाने की अपील की जा रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। वहीं तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाब कोटी, पागल नाला, छिनका में पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसके बाद से सड़क पूरी तरह से बंद है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी रेखा को छूकर बहने लगी है। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में कल से तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान हुआ है। सबसे पहले नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ है।
देवाल के हरने में पुल बह गया। इसके साथ ही पैदल रास्तों को भी नुकसान हुआ। बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। चमोली के पंगनो गांव में कल रात को भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। यहां 3 घर खतरे की जद में आ गए हैं। लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हुए हैं। भूस्खलन के बाद बड़े बड़े पत्थर और मलबा गांव की तरफ आ गया। इससे पहले भी यहां भारी भूस्खलन हुआ था। टिहरी के भिलगाना ब्लॉक में बारिश से तबाही की खबर है। बूढ़ा केदार इलाके में गेंदवाली गांव में बादल फटा। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों और खेतों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ पानी के सैलाब में बहकर आ गए। वहीं एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हुआ। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे की टीम रास्तों को खोलने में लगी है। मसूरी धनौल्टी नेशनल हाईवे पर ज्यादा दिक्कत हुई। यहाँ सड़क पर आए मलबे को हटाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हाईवे खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर स्टार भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर संन्यास का ऐलान किया है। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तब से वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। तो शिखर धवन ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। I'm announcing my retirement from international and domestic cricket. और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बीसीसीआई डीडीसी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए गोरबंद। नमस्कार।